Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Advait Education ANJ Exams, powered by Gate Academy। इस सेशन में लेके आता हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई जॉब वैकेंसी। तो वैसा ही उसी सीरीज में लेके आया हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम BARC, दैट इज भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है NRB जो है इसने जो वैकेंसी जो निकाली हुई है वो बेसिकली अगर आप उसको फर्स्ट ग्लैंस में ऐसा पढ़ेंगे तो वो स्टाइपेंडरी ट्रेनी की वैकेंसी आई हुई है, लेकिन प्रॉपरली अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे और पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझेंगे तो एट लास्ट इट विल बी द गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट फॉर द साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट। आइए पूरा डिटेल आपको समझाता हूं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है आप सभी को। तो कई बार स्टूडेंट्स इसको ध्यान नहीं देते हैं कि सर ये तो ट्रेनी का पोस्ट है, ट्रेनी की वैकेंसी है, इसमें तो सैलरी भी ज्यादा नहीं होगी और इसकी परमानेंसी भी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं कि ये परमानेंट है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपका फायदा है, इसमें परमानेंट जॉब है इसके अंदर, और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सैलरी वाइज भी बहुत अच्छी चीज है। तो यही सारी बातें करने के लिए आप लोगों के साथ में आया हुआ हूं और चलिए तुरंत लेके चलता हूं आपको डिस्कशन पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जो आपकी जो जॉब है ना वो स्टाइपेंडरी ट्रेनी दो कैटेगरी में निकली हुई है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। ये कैटेगरी 1 की ट्रेनिंग के कंडीशन पे अगर आप जाते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं और 2 साल का अपना जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको आप प्रॉपरली पूरा करते हैं तो आफ्टर दैट आप एलिजिबल हो जाते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बनने के लिए, जो कि परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, आइए पूरा प्रोसेस समझते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए कुछ पोस्ट है, वैसे ही डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, मिनिमम 60% का मार्क्स आपसे पूछा हुआ है। इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो मिनिमम 60% का एग्रीगेट है, एग्रीगेट इन डिप्लोमा साफ लिखा हुआ है इसके अंदर, और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट हर कैटेगरी में अवेलेबल है। ठीक है, तो प्योरली अगर आप कैटेगरी 1 के लिए जा रहे हैं, अगर आप स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो ये डिप्लोमा आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। BTech इज नॉट एलिजिबल, ये ध्यान रखना आप लोग। लेकिन अगर आपका BTech से पहले आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप उस बेसिस पे एलिजिबल होते हैं इस जॉब के लिए। ठीक है, तो अगर आप BTech से पहले डिप्लोमा करके रखे हुए हैं तो उस बेसिस पे आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। साथ ही साथ स्टाइपेंडरी ट्रेनी अगर कैटेगरी 2 की मैं बात करूं, ग्रुप C अगर है तो उसके अंदर ये सारे के सारे पोस्ट हैं, ये सारे के सारे पोस्ट आपके पास दिखाई दे रहे हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है भाई, तो अगर आप प्लांट ऑपरेटर के पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं तो आपका हायर सेकेंडरी का जो सर्टिफिकेशन है वो आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का बैकग्राउंड अलॉन्ग विद 60% इन एग्रीगेट। और अगर बाकी के रिमेनिंग पोस्ट की मैं बात करूं तो उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ITI का भी रिक्वायरमेंट है ना, NSC ऑफ 2 years वगैरह भी लिखा हुआ है, तो ये सब बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो ITI के भी अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आगे समझते हैं इसके बारे में डिटेल। अब देखिए इसमें एज लिमिट जो है वो आपकी फर्स्ट कैटेगरी के लिए 18 से 24 साल है और सेकंड कैटेगरी के लिए कितनी है, 18 से 22 साल की एज लिमिट है। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्या है, और हाँ एज रिलैक्सेशन तो है ही रिजर्व कैटेगरीज के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी की एज रिलैक्सेशन जो होती है गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से वो है अवेलेबल। नेक्स्ट इज जो आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज ऑफ 2 years, ये ध्यान रखना। और ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो फर्स्ट ईयर में होगा 16,000 फॉर कैटेगरी 1 एंड 18,000 फॉर द सेम कैटेगरी। अगर आप कैटेगरी 1 में अप्लाई करते हैं और कैटेगरी 1 की ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं तो उस कंडीशन में आपकी स्टाइपेंड इस बेसिस पे रहेगी पर मंथ। और कैटेगरी 2 पे अगर आप जाते हैं तो 10,500 पहले साल में और 12,500 दूसरे साल में आपकी पर मंथ की स्टाइपेंड बनती है। ठीक है, सिलेक्शन मेथड आगे क्या होता है इसके अंदर, तो भाई सिलेक्शन मेथड इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। जो कैटेगरी 1 है, जो फर्स्ट कैटेगरी है आपका, उसका जो सिलेक्शन है, फर्स्ट कैटेगरी का जो सिलेक्शन है वो फर्स्ट कैटेगरी का जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 1 hour के साथ होता है, जिसमें कि 40 MCQ क्वेश्चंस होते हैं, आपके रेलेवेंट डिसिप्लिन के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आप जिस भी डिपार्टमेंट से हो, जिस भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल से हो तो आपको मैकेनिकल के 40 जो क्वेश्चंस हैं वो फेस करने होंगे, आप सिविल से हो तो सिविल के 40 क्वेश्चंस आपको फेस करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का वेटेज रखता है और हर गलत आंसर 1 मार्क्स ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनल सिलेक्शन जो होता है। इसके बाद देखिए जैसे ही आपका रिटर्न का पार्ट कंप्लीट होता है अब आप एलिजिबल होते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो है उसकी डेट आगे चल के बताई जाएगी इसके अंदर, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल रैंकिंग जो होगी वो बेस्ड करती है आपके
इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। प्रॉपर वेटेज जो होता है वो इंटरव्यू का ही होता है। नो वेटेज विल बी गिवन फॉर द मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन। जब फाइनल रैंकिंग बनेगी तो ध्यान रखना इंटरव्यू का ही पूरा खेल है यहाँ पर, ठीक है। और डिसीजन ऑफ एनआरबी जो है, न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड जो है, उसी की डिसीजन फाइनल मानी जाएगी इसमें। कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा टफ है। 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होता है फॉर द ट्रेनी पोस्ट। क्या क्या 3 स्टेज है भाई? तो पहला स्टेज जो है स्क्रीनिंग का स्टेज है। पहला स्टेज जो है वो स्क्रीनिंग का स्टेज है। स्क्रीनिंग में आपको मैथ्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन रहेंगे जो एमसीक्यू टाइप है, ठीक है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन हो गए, आपका जो साइंस का पार्ट है उसके 20 क्वेश्चन हो गए, और जनरल अवेयरनेस जो हो गया उसके 10 क्वेश्चन हो गए। तो 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का सही अगर आपने सॉल्व किया तो 3+ मार्क्स, और हर क्वेश्चन में से अगर किसी में भी आपने गलती किया तो 1 मार्क्स माइनस होता है। तो लगभग 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक। इस स्टेज 1 को क्वालिफाई करने वाला ही स्टेज 2 पे जा सकता है। स्टेज 1 को क्वालिफाई तब करोगे जब अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपका मार्क्स 40% या उसके अबव है, ओनली इन दैट केस आप एलिजिबल होते हैं फॉर स्टेज 2। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम 30% या उसके अबव का मार्क्स आना चाहिए स्टेज 1 में। ओनली एंड ओनली इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर स्टेज नंबर 2। स्टेज 2 जो है उसका नाम लिखा हुआ है, इट इज एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट में क्या होता है? इसमें अगेन आपके 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, अगेन 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहता है। तो स्टेज 1 जो था उसमें 1 घंटे का ड्यूरेशन मिला आपको, स्टेज 2 में 2 घंटे का ड्यूरेशन मिलता है। और इसकी जो क्वालिफाइंग है वो कब होती है? जब आप जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 30% या उसके अबव का मार्क्स स्कोर करें, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप कम से कम 20% या उसके अबव का मार्क्स इस स्टेज में अगर गेन करते हैं, ओनली एंड ओनली इन दैट केस आप तीसरे स्टेज में भेजे जाते हैं, ठीक है। अगला चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्किल टेस्ट। अब आखिरी जो स्टेज है आपका वो होता है स्किल टेस्ट का। अब ये देखने के लिए कि आप जिस ट्रेड को बिलोंग करते हैं उस ट्रेड में पर्टिकुलरली आपकी स्किल कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपका स्किल टेस्ट होता है, और लिखा भी हुआ है साफ कि द स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन गो या नो गो बेसिस, ठीक है। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग क्या है आपका देखिए, जो भी इनकी जो क्राइटेरिया होती है, जो भी प्रॉपर एनआरबी या बार्क ने जो क्राइटेरिया सेट की हुई है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करते हैं, उस प्रॉपर ड्यूरेशन, उस प्रॉपर टेन्योर को आप अगर पूरा करते हैं अच्छे तरीके से, और फिर इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है अगर आप उसको प्रॉपर सक्सेसफुली कंप्लीट किए, आपका एक इंटरव्यू रखा जाता है, उसके बाद उस इंटरव्यू को आपने फेस किया और उसमें भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आता है, देन इन दैट केस आप होते हैं एलिजिबल इस कैटेगरी की पोस्ट के लिए, जो कि एक परमानेंट लेवल पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट है। देखते हैं इसके बारे में। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी अगर 1 की आपकी ट्रेनिंग हुई है तो पोस्ट जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं दैट इज साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट, है ना। लेवल इन द पे मैट्रिक्स लेवल 7, और एंट्री पे आपका रहता है 44,900। वैसे ही अगर आपने कैटेगरी 2 के लिए अप्लाई किया हुआ था, कैटेगरी 2 के लेवल की ट्रेनिंग अगर आपने ली तो उसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, टेक्नीशियन बी और टेक्नीशियन सी। लेवल 3 और लेवल 4 की पे बैंड है, और 21,700 और 25,500 इनकी सैलरी बनती है अब यहां से, ठीक है। ये पर मंथ सैलरी एंट्री पे रहेगा। बता दूं मैं कि एंट्री पे जो है वो बिल्कुल बेसिक है। इसके साथ देखिए साफ लिखा हुआ है, इन एडिशन टू द एंट्री पे अलाउंसेस विल बी एडमिसेबल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। और इसके साथ अलाउंसेस भी होते हैं। अब एडिशनल बेनिफिट्स क्या है? एडिशनल बेनिफिट्स ये सारे आपके लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सारी एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको मिलती हैं। तो मतलब अगर आपके माइंड में कहीं चल रहा था कि सर ये तो सिर्फ स्टाइपेंडरी ट्रेनी की पोस्ट है, तो ऐसा नहीं है। आगे चल के 2 साल के बाद आपको जॉब की श्योरिटी भी मिल रही है। यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। और देखो यार, कोई भी चीज ना बिना मेहनत के नहीं मिलती है ना। मेहनत तो करना पड़ता है ना आपको उस चीज के लिए। तो अगर आप ट्रेनिंग ड्यूरेशन में भी जब आपको वो सैलरी दे रहा है, भले कम अमाउंट है, मैं मानता हूं उस चीज को, पोस्ट कम है तो ठीक है, लेकिन जितना भी आ रहा है उसको उस पर वर्क तो करें, एटलीस्ट उसको निकालने की कोशिश तो करें, ठीक है। हम लोग छोड़ नहीं सकते ना किसी भी चीज को कि अगर चलो भाई पोस्ट कम है नहीं अप्लाई करते हैं, तो कोई ना कोई तो अप्लाई करेगा, कोई ना कोई तो उस कंपटीशन से आगे निकलेगा ना। तो ये चीज आप क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ड्यूटीज। अगर आप जब फाइनली जब सेलेक्ट होते हैं, जब पोस्टेड होते हैं एनआरबी या बीएआरसी पे, तारापुर या कलपक्कम जो है उसके यूनिट्स पे अगर आप पोस्टेड होते हैं, तो वहां पे डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस डिसिप्लिन से हैं, ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, आपकी वर्क प्रोफाइल रहने वाली है। इन सेक्टर्स में आपको वर्क करना रहेगा, ठीक है। कैटेगरी 1 के लिए था, और ये पूरा का पूरा कैटेगरी 2 के लिए है। ये पूरा का पूरा कैटेगरी 2 के लिए है। अब नेक्स्ट है जो ये जो बेसिक रिक्रूटमेंट के जो ये जो 4 पोस्ट निकले हुए हैं ग्रुप सी के पोस्ट के लिए, तो उसकी भी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि आईटीआई कैडर जो है उनके लिए एप्लीकेबल है ये, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
एज लिमिट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, टेक्नीशियन सी एंड बी की कंडीशन भी हम लोगों ने देखा, एंट्री पे और एंट्री पे दोनों ही कंडीशंस की। साथ ही साथ बता दूं कि एप्लीकेशन फी की जो बात कर रहे थे कि एप्लीकेशन फी सर इसकी कितनी रहेगी, तो बता दूं कि जनरल कैटेगरीज के लिए अगर आप ट्रेनी कैटेगरी 1 पे अगर जा रहे हैं तो आपकी फीस जो है वो 150 रुपीज की वन टाइम फी है, और अगर आप ट्रेनी कैटेगरी 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फीस जो है वो 100 रुपीज की है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी सभी कैटेगरीज जो है उन दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस, एंड विमेन कैटेगरी जो है वो भी एग्जेम्प्टेड है फीस से। ठीक है, तो ये तो था इनका बेसिक डिटेल। आप और अच्छे से इसका पूरा डिटेल अगर और ज्यादा देखना चाहते हैं, प्रॉपर पूरा ये नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है उसको ध्यान रखना भूलना नहीं, 31 जनवरी इसकी आखिरी डेट है अप्लाई करने की फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। काफी दिन से आके रखी हुई है, लेकिन कई बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की पोस्ट की तरह दिख रहा है। ये है भी वही, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारा कुछ अच्छा पार्ट था इसके अंदर, इसीलिए मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो होना चाहिए ताकि मैं आप लोगों के साथ ये पॉइंट डिस्कस कर सकूं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स की प्रॉपर वैकेंसी आपको ये समझ आई होगी, प्रॉपर चीजें जो इसके अंदर जो था वो मैंने आप तक कन्वे किया होगा। और ऐसे ही एक्साइटिंग सेशंस और ऐसे ही नई नई वैकेंसीज के लिए आप सभी जुड़े रहिए इस चैनल पे। आगे आने वाले सेशन में और फिर किसी नई वैकेंसी के साथ आपके साथ मिलूंगा मैं। तब तक के लिए आज का सेशन करता हूं यहीं पे एंड, मिलेंगे अगले सेशन में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।